device. So we know all this, right? कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हमारा ये स्लाइड हो गई थी और ये भी हो गया था जनाब, काफी कुछ हो गया था। ओके, वी वर हियर लास्ट टाइम, हम यहाँ पर थे और हमने जी थोड़ा सा जरा बड़ा कर लें इसको। कहाँ चले गए भाई? थ्री फोर जी। Okay, let's see what is similarity is all about. ठीक है, देखिए similarity simply means similar. When we say two people are similar, we mean they have many things in common, right? Not all, but many things are common. ठीक है जी। Similarly, when we say two courses are same, as you might know, there are many versions of calculus at IBA. One for eco-math, one for computer science. So they are similar. 80% is common, but not the 100%, right? So let's see what is the meaning of similarity. Of course, if you're talking about matrices, then you have to have two matrices if you are saying they are similar. Okay, now, so let's say you have matrix A and you have a matrix B, right? So basically you are given two matrices and you are asked to verify if they are similar. So let me tell you, this similarity means many things. Here similarity means, first of all, let's have a definition, okay? So A and B are similar if you have a third matrix P which is invertible and which satisfies this equation or this equation. अजीब व गरीब definition लग रही है, right? But definition is definition. How we will do it, we will explore in coming month, in coming weeks. ठीक है जी। तो फिलहाल मेरा ख्याल है कि मैं आपको पहले इसकी सिमिलरिटी बता दूं या कंस्ट्रक्शन बता दूं कि कैसे जो है ना वो पी और बी कैलकुल फाइंड करेंगे। देखें, कहानी हमेशा ए से शुरू होगी। कहानी कहां से शुरू होगी? ए से। अगर आप कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं एक और मैट्रिक्स बी से, एडवांटेज असल में ये है, मैं चले पहले थ्योरम बता दूं। A and B are similar. अगर two matrices similar हैं, then they have the same characteristic polynomials and hence the same eigen values. तो आप समझ गए ना ये सिमिलरिटी क्या है? अगर A and B सिमिलर होंगे तो उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम होगा और उनकी आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, और इन सम केसेस, नॉट ऑल, आइगन वेक्टर्स भी सेम होंगे। क्या होंगे? आइगन वेक्टर्स भी सेम होंगे। तो असल में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू prove theorem or establish P and B. I mean both are okay, but which one to start with? तो मेरा ख्याल है मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए आपको कुछ भी नहीं दिया गया होगा, आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया होगा? ए दिया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ऊपर ए, और से देखिएगा एक मैट्रिक्स मैंने ए लिखी विच इज -13, 12 एंड 14। पहला कॉलम ये हो गया।
दूसरा कॉलम ये हो गया -8, 7 and 16। अच्छा जी, तीसरा कॉलम ये हो गया -4, 4 and 7। ठीक है। अब मेरा क्लेम ये है कि क्लेम A is similar to B, और B जो है वो ये है -1 and 3, और यहाँ पे सब 0 है। ओके जी, तो पहली तो बात है, आप ये पूछ सकते हैं सर चले माना ये तो हमारा बिजनेस है, हम हर चीज ए से स्टार्ट करते हैं, ये बी कहाँ से आ गया? तो मैं आपको बताऊंगा अभी जरा थोड़ी देर में। पहले मैं आपको पी भी बता दूं, ठीक है? तो अगर हमें इस क्लेम को वेरीफाई करना है तो हमें क्या करना होगा भाईजान? हमें एक पी देना होगा। क्या देना होगा? एक मैट्रिक्स पी देनी होगी। तो अब मैं बॉटम पे आ जाता हूँ। मेरा क्लेम ये है कि अगर मेरी पी जो है वो ये मैट्रिक्स है 1 -2 1 2 -3 0 1 -1 -2, तो फिर ये भी वैलिड होगा और ये भी वैलिड होगा। ये दोनों रिलेशन क्या होंगे? वैलिड होंगे। यानी या तो आप ये शो कर दें P इनवर्स AP इज इक्वल टू B, या A इज इक्वल टू PB B इनवर्स। आप समझे ना, दोनों एक है ना। फर्स्ट करें अगर आपने ये स्टैब्लिश कर दिया है तो आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे P से तो P माइनस गायब हो जाएगा, और राइट से मल्टीप्लाई करेंगे P इनवर्स से तो फिर ये वाला P भी गायब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि पहले मैं प्रूफ करता हूं कि इनमें से कोई एक रिलेशन प्रूफ कर देता हूं। तो मेरा ख्याल है मैं ये वाला रिलेशन प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, P इनवर्स AP। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको P इनवर्स भी निकालना होगा। तो ये तो आपका मतलब है आप लोग एक्सपर्ट हो गए। -6 5 -3 -4 3 -2 -1 1 -1, ये हमारा जो है ना जाहिर है ये आपका P आ जाएगा। A हमें पहले से ही पता है -13 12 14 -8 7 16 -4 4 7 माइनस है -4 4 7, और इसके साथ जाहिर है P आ जाएगी 1 -2 1 2 -3 0 1 -1 -2। और भाईजान अब बाबा ये जो 3 मैट्रिसेस है ना, आपको पता है पहले ये 2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फिर इसके साथ कर लीजिएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा -1 0 0 0 -1 0 0 0 3, और अगर आप गौर से देखें तो ये भी आ गया। अब आप कहेंगे सर ये सब कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताइए कि P कहां से आया और B कहां से आया? कहानी शुरू कहां से हुई थी? बार बार रिपीट कर रहा हूं, यू वर गिवन ओनली मैट्रिक्स A, ठीक है, और आपने कहा कि ये मेरा मैट्रिक्स A जो है ना उस B जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है उसका सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? इसलिए सिमिलर है कि अगर मैं ये वाला P ले लूं तो ये वाली जो क्वांटिटी है ना P इनवर्स AP, जाहिर है इसमें इनवर्स तो निकालना पड़ेगा ना। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं P के बराबर आ जाऊंगा। तो लिहाजा A एंड B आर सिमिलर। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। आई डोंट नो अतीक कितने बच्चे मौजूद हैं? जी सर, अभी 2 बच्चे हैं। दूसरा कौन है? सर एक शायान है, एक यूसुफ है। हाँ भाई, शायान। शायान बताओगे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, क्या हो रहा है? चलो, शायान नाश्ता करने गया होगा। जी जी सर, समझ आ रहा है सर।
ओके, तो अब मैं बताता हूँ आपको, सीक्रेट बताता हूँ कि ये जो मैंने काम किया है ना, मैंने शो किया है कि ए इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो आमतौर पर जरूरी नहीं है कि आप डायगोनल मैट्रिक्स के मतलब सिमिलर हो, नॉन डायगोनल भी आ सकती हैं। तो मैंने असल में एक स्पेशल केस लिया है जो हमारे कोर्स में ज्यादा रेलेवेंट है। इस प्रोसेस को पता क्या कहते हैं? डायगोनलाइजेशन। आगे आपको नजर आ जाएगा एक दो स्लाइड्स के बाद। डायगोनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि हमें शो करना होता है कि जो मैट्रिक्स है, इस जो हमने स्टार्ट में लिए ना, इट इज सिमिलर टू बी। और फिर हमें ये भी बताना होता है कि मैंने प्रूफ करना होता है कि ये वाकई सिमिलर है या ए इज डायगोनलाइजेबल, क्योंकि बी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हमें फिर क्या करना होता है? पी को मतलब एक कंस्ट्रक्ट करना होता है पी को, जो मैंने किया है, राइट। और फिर शो करना होता है कि पी इनवर्स ए पी बराबर किसके हैं? बी के। अच्छा जी, अब ऐसा करता हूं, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ए given how to find b and p, let me show you why they are similar in what sense। तो वो तो मैंने बता दिया था ना, थ्योरम 4 को प्रूफ करना है। थ्योरम 4 जरा दोबारा रीड कर लेते हैं। If n by n matrices A and B are similar, then they have the same characteristic polynomials and hence the same eigenvalues। चले, हम ऐसा करते हैं कि हमें ये तो गिवन है ना कि B और A जो है वो सिमिलर हैं, तो B जो है बराबर P इनवर्स AP, जो मैंने आपको शो भी कर दिया नीचे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था ना, P इनवर्स AP, और सिंप्लीफाई करते करते, सॉरी, मैंने राइट हैंड साइड से शुरू किया था, P इनवर्स AP, और चलते चलते मैं लेफ्ट हैंड साइड बी पे पहुंच गया था। तो ऐसे करते हैं, पहले बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखते हैं। आपको याद है ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बी का यही होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस लैम्डा आई। अब एक काम करते हैं, चूंकि दे आर सिमिलर तो हमने बी की जगह लिख दिया पी इनवर्स ए पी, ठीक है। और ए लैम्डा चूंकि ये मतलब स्केलर मैट्रिक्स है, तो अगर हम लेफ्ट पे पी इनवर्स ले लें और राइट पे पी ले लें तो रिजल्ट फिर भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। ये जस्ट ए प्रॉपर्टी है। अब अगर आप गौर करें, इनमें पी इनवर्स लेफ्ट पे कॉमन है और पी जो है वो राइट पे कॉमन है, तो आपने वो काम भी कर लिया। उसके बाद आपको याद होगा डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या प्रॉपर्टी है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू det of A into determinant of B और into determinant of C। तो आपने उस प्रॉपर्टी को इन्वोक किया और ये जो चीज है ना, इसको आपने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर आपको एक और प्रॉपर्टी भी पता होगी कि ए का डिटर्मिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर लेट्स से 10 है, तो पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1/10। तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे, लिहाजा पीछे बचेगा बस ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो अब आपने देख लिया कि बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों क्या है भाईजान? सेम है, ठीक है, सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को अगर आप 0 कर दें तो जो रूट्स आएंगे वो आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। तो जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो जाहिर है आइगन वैल्यूज भी क्या आएंगी? सेम आएंगी। लिहाजा ए एंड बी आर सिमिलर इन दिस सेंस दैट दे आर हैविंग सेम आइगन वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा, बी को और ए को, ठीक है। So let's discuss about construction, ठीक है जनाब। Okay, let me think। अच्छा जी, चलें अब बता देता हूँ आपको, सीक्रेट बता देता हूँ। आप किस चैप्टर में हैं? कौन सा थीम चल रहा है? चैप्टर 5 थीम चल रहा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो भाईजान अगर आप इस ए की आइगन वैल्यूज निकालेंगे ना, ये अब आपके लिए एक्सरसाइज है, आप घर में बैठ के कर लीजिएगा। अगर ए की आप आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो आपके पास ये आएगी -1, -1 एंड 3। आप कहेंगे सर आप -1 दो दफा क्यों लिख रहे हैं? तो आपको पता है ना, एक कॉन्सेप्ट हमने लिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट लिया था? मल्टीप्लिसिटी का।
तो इस केस में पता क्या होगा, अगर आप ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे ना, वो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर, ये सारा काम आपने करना है, इंटू लैम्डा माइनस 3, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो जब आप इसको जीरो करोगे ना, तो यहां से पहले से लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी, और दूसरे से आ जाएगा 3। तो ये जो तीन आइगन वैल्यूज है ना, -1, -1, 3, यही आपका मैट्रिक्स बी बनाएंगी। समझ गए? देख रहे हैं आप, -1 उस बी का पहला डायगोनल एलिमेंट्स है, और दूसरा -1 दूसरा डायगोनल है, और 3 3 है, राइट। तो अब आप समझ गए ना बी कैसे बनेगा। कोई साहब रिपीट कर दें जो सुन रहे हैं, हाउ यू विल फाइंड बी। सर ए के जो है आइगन वैल्यूज वो बी के डायगोनल पुट करें। वेरी गुड, बी बन गया। अब मेरे ख्याल है आप शायद पी भी बता सकते हैं मुझे, जरा सोचो, हिम्मत करो, पी क्या होगा। देखें, जब आप डायगोनल वैल्यूज निकालते हैं तो फौरन क्या काम करते हैं आप, डायगोनल वेक्टर्स करते हैं ना, सॉरी डायगोनल वेक्टर्स कह रहा हूं, जब आप आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो आइगन वेक्टर की तरफ जाते हैं। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो पहला पहला कॉलम है ना पी का, 1 -2 1, ये इस -1 का आइगन वेक्टर है। अच्छा, और ये जो 2 -3 0 है, ये भी -1 का आइगन वेक्टर है, और ये जो 1 -1 -2 है, ये 3 का आइगन वेक्टर है। तो आप समझ गए ना, सबसे पहले ए को लिया, आइगन वैल्यूज निकाली, फिर आइगन वेक्टर्स निकाले, आइगन वेक्टर्स की मदद से पी बनाया, आइगन वैल्यूज की मदद से आपने क्या बनाया, बी बनाया। अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर, ये तो आपको पता है ना, जब आप आइगन वैल्यूज के बाद आइगन वेक्टर्स निकालते हैं तो आप इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0, x टाइम इक्वल टू 0, ठीक है, यही करते हो ना। अच्छा जनाब, अब हमारे केस में जो है ना, लैम्डा की तो सिर्फ दो वैल्यूज है ना, एक -1 और एक 3। तो आप पता क्या कर रहे होंगे, आप इन दो सिस्टम को सॉल्व कर रहे होंगे। ए लैम्डा की जगह -1 लिखेंगे तो ये प्लस आई हो जाएगा, और दूसरा सिस्टम आप क्या सॉल्व कर रहे होगे, ए -3i x इज इक्वल टू 0, ये आप दूसरा सिस्टम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है जी, 0। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन आप -1 के साथ ये दो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैंने शायद आपको बताया था, आपने शायद प्रैक्टिस भी की होगी। डिपेंड करता है कि हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स आर देयर। अच्छा, एक फ्री वेरिएबल जरूर होगा, अगर फ्री वेरिएबल एक नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है, ठीक है। तो इस केस में हो, अच्छा, और ये भी बता दूं कि जैसे मैंने कहा ना कि एक फ्री वेरिएबल तो हमेशा आएगा। अच्छा, फिर हम देखते हैं मल्टीप्लिसिटी, तो 3 की मल्टीप्लिसिटी जो है वो 1 है, और जो -1 है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है। तो गौर से सुनिएगा, अगर मल्टीप्लिसिटी एक है ना आइगन वैल्यू की, तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्री वेरिएबल होगा, ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है, जैसे इस केस में है, तो फ्री वेरिएबल 2 भी आ सकते हैं, गौर से सुनिएगा, और एक भी आ सकता है, ये आपका लक है। तो मजे की बात है कि अगर आपके पास 2 फ्री वेरिएबल आ जाएं, तो आपको पता है ना 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ जाएंगे। तो ये रहे 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, और मजे की बात है कि ये दोनों -1 को करस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। तो होता ये है कि जो डिफरेंट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है ना, उनके आइगन वेक्टर्स हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो थर्ड का आइगन वेक्टर है ना, इन दोनों से इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो दो कैलकुलेट किए हैं ना -1, बिकॉज देयर वर 2 फ्री वेरिएबल्स, ये भी आपस में क्या इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपको 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाएं, तो आप पी को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज
अगर आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं आए तो आप इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप कह देंगे, क्या कह देंगे कि ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, मेरा ख्याल है काफी टाइम मैंने यहाँ लगा दिया है, आगे चलें। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यार इतनी अच्छी स्लाइड बनाई है, बहुत कुछ लिख दिया है, क्लियर करने को दिल नहीं चाह रहा, बट वी हैव टू डू इट। ठीक है, सो लेट्स क्लियर इट। ओके जी, नंबर 4 के बाद अच्छा एक काम करते हैं, ये जो आर्टिकल आया है ना, इसका ताल्लुक है 4.9 से, तो मेरा ख्याल है कि मैं पहले ये चैप्टर 5 जो है इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर बाद में इस तरफ आएंगे। ठीक है, इसलिए कि ये जो दोनों है ना, ये लिखा है ना आर्टिकल, नजर आ रहा है ना ऊपर, एप्लीकेशन टू मार्कऑफ चेन्स, इसका इंट्रोडक्शन जो है ना वो चैप्टर 4 के एंड में हो गया था, आखिरी आर्टिकल था 4.9। तो पहले मुझे चैप्टर 5 कंप्लीट करने दें, फिर इंशाल्लाह हम इसको भी देखेंगे। राइट, तो मेरा ख्याल है जो अगला स्लाइड है वो भी इसी से मतलब है बिलोंग कर रहा है। अच्छा एक बात मैं सिर्फ आपको बता दूं, जो कि इसको देखना चाहें वो थोड़ी सी मैं इसमें आपको करेक्शन बता देता हूं, ताकि अगर आप, चूंकि आपके पास हार्ड कॉपी तो नहीं है, आप तो LMS से डाउनलोड करेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप LMS से डाउनलोड करेंगे तो ये वेक्टर जो है वो रॉन्ग है। ये वेक्टर जो है वो ये है 18/19 एंड 1/19। तो एक तो करेक्शन ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा यही हाल अगले पेज पर होगा, अगले पेज पर भी यही हाल होगा। मैं बताता हूँ क्या हाल होगा अगले पेज पे। ये जो नंबर है ना ये भी रॉन्ग है, 1 नहीं है, ये 18 एंड 1 है। ये मैं ऑलरेडी करेक्ट करा चुका हूँ, ये वो ये 18/19 1/19, 18/19 1/19। एंड सिमिलरली ये जो आखिरी नंबर है हाफ, ये भी क्या है 1/19 है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी ना आज आपके पास चंद घंटों में, तो आप जो अगर डाउनलोड वर्जन है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, राइट, चलें जनाब, चलते हैं जनाब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज 5.3। ओके, so let me see how many participants are there। काफी हैं, 4 मौजूद हैं, वेरी गुड। so let's go to 5.3, share 5.3। documents, device, download, 5.3। अच्छा एक और छोटा सा आर्टिकल है 5.2.5, वो इन बिटवीन 5.2 एंड 5.3 है। ये डेविड स्टीले ने नहीं लिखा था, ये मैंने कहीं से लिया, तो इसको भी क्विकली देख लेते हैं कि ये क्या। मेरे ख्याल यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं, हाँ देखें एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ये जो एग्जाम्पल 1 है ना ये सॉल्व्ड है, तो पहले आप खुद कीजिए और उसके बाद आंसर वेरीफाई कर लें, या कहीं अटक जाएं तो कर लें। ये नहीं कि बस हाँ बस ठीक है एग्जाम्पल 1 लिखा है सोल्यूशन लिखा है, तो यू विल नॉट हैव दी, कहते हैं ना इनर सेटिस्फिकेशन नहीं होगी, एक आर्टिफिशियल किस्म की फीलिंग होगी कि जी आई नो हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो प्रॉमिस इसको आप देखेंगे, आपको सिर्फ ए उठाएंगे उसको खुद हल करेंगे। राइट, ठीक है, तो सर इसमें मेरा LMS ख्याल, पे। हाँ ये LMS में पड़ा हुआ है। तो ओके। ये मेरा ख्याल है कितने पेजेस हैं इसमें, शायद एक ही पेजेस है इसमें, एक ही क्वेश्चन है, ये भी मजेदार है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ओके, राइट, और एक काम फिर और भी कीजिएगा, अच्छा नहीं मेरा मैं मतलब एक काम और ये था कि फिर आप इसकी जो है ना आइगन वो
इसको शो भी कीजिएगा, यानी बी भी बनाकर देखिएगा और पी भी बनाकर देखिएगा। बहरहाल हम अब चलते हैं। इसमें एक ही पेज है। चलें आगे चलते हैं, हम अपना 5.3 को देखते हैं। ठीक है जी, 5.3 को देखते हैं। सो 5.3 documents, device storage, download। ये आ गया जी 5.3। अच्छा, इसका जो 5.3 है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। जब हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे ना, तो सिमिलैरिटी का तो मतलब ये था ना कि A इज इक्वल टू P, B, P, सॉरी, क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, A इज इक्वल टू P, B, P इनवर्स। ठीक है ना। जनरल डेफिनेशन तो ये है ना कि अगर एक P ऐसा है जिसका इनवर्स मौजूद है और A और B इस तरह से रिलेटेड हैं, तो A एंड B क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। और फिर ये भी हमने देखा था, क्या देखा था कि सिमिलर का मतलब क्या है, आइगन वैल्यूज आर सेम। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर B जो एक खास किस्म की हो, वो डायगनलाइजेशन की फॉर्म में थी, राइट। ओके। अच्छा, फिर हमने बता दिया था, क्या बता दिया था कि, अच्छा एक चीज में शायद आप बताना भूल गया था, है उसके जो कॉलम्स हैं वो आइगन वेक्टर्स थे ना। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप बी को गौर से देखें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो उसमें पता क्या खास बात थी, बी चूंकि डायगोनल मैट्रिक्स थी, तो आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही आइगन वैल्यूज हैं। इसका मतलब है अगर आप ए को डायगोनलाइज कर लें तो ए और बी की आइगन वैल्यूज सेम होती है ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि चलें, हम आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है जनाब, these two matrices are similar, their eigen values are same, मगर इसका बेनिफिट तो बताएं, इससे क्या फर्क पड़ता है सेम हो या ना हो। तो बेनिफिट ये अभी हम आपको बता रहे हैं। बेनिफिट ये है कि हमें ए जो है ना, हमें ए की हायर पावर चाहिए होती है, लेकिन अगर ओरिजिनल ए को आप देखें, फर्ज कर लें अभी जो मैंने ए लिया था ना, पिछले केस में याद है ना, उसमें 9 एलिमेंट्स थे और 9 के 9 जो थे वो डिफरेंट फ्रॉम 0 थे। तो ये जो है ना कैलकुलेट तो हो जाएगा, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड कम्बरसम। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर आप डायगोनल मैट्रिसेस को देखें, जैसे यहां पर एक नजर आ रही है, नजर आ रही है आपको डायगोनल मैट्रिक्स, क्या नजर आ रही है, 5 0 0 4। तो अगर इस डायगोनल मैट्रिक्स की आप कंप्यूटेशन करें तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी। आपने जब डी स्क्वायर निकालना है ना, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 ना लिखें, इसको 5 स्क्वायर लिखें, विच इज सेम थिंग। और ये वाला एलिमेंट जो है वो 4 स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप डी क्यूब निकालेंगे तो इसको आप 125 ना लिखें, इसको लिखें 5 की पावर 3, और इसको 64 के बजाय लिखें 4 की पावर 3। अब आप समझ गए ना, अगर ये 2 है तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर हो रहे हैं, अगर ये क्यूब है तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स क्यूब हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायरिंग अ मैट्रिक्स व्हिच इज अदरवाइज अ डिफिकल्ट टास्क, in the case of diagonalization they reduces to simple power of scalars। ठीक है जी। तो ये जनरल रिजल्ट भी इसने नीचे लिख दिया है, ये आ गया जनरल रिजल्ट।
ये जनरल रिजल्ट आ गया। ठीक है, आप फिर वही सवाल करेंगे, सर ठीक है सर, आपने बच्चा बहुत अच्छी बात बताई है कि डी अगर डायगोनल है तो उसके हायर पावर आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन हमें तो एक ही हायर पावर चाहिए। ओके, तो उसका वही तरीका है कि जनाब आली, हम आपको बताते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डी हाउ कैन यू कैलकुलेट हायर पावर्स ऑफ ए। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सीक्रेट अनफोल्ड कर देता हूं। अनफोल्ड ये करता हूं कि हम हमेशा कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव तो एक मैट्रिक्स ए होती है ना, उसकी हमने आइगन वैल्यूज या हायर पावर निकालनी है, और हायर पावर भी हमने एक इजी मेथड से निकालनी है, डायरेक्ट नहीं निकालनी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं खेल क्या हो रहा है। ये खेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 3x3 में ज्यादा मुश्किल था, यहाँ तो आसान है। आप पता ही क्या करो, सुनो गौर से जरा, मैं जरा जल्दी से ये करता हूँ काम। आप फटाफट क्या करो, एक है आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज निकालो। तो उसके लिए आपको पता क्या करना होता है, इस डिटर्मिनेंट को 0 करके सॉल्व करना होता है ना। क्या कर रहे हैं हम भाईजान, आइगन वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो 6 माइनस लेमडा -1 2 3 माइनस लेमडा, यही होगा ना भाईजान। इसको आप जरा कर लो जल्दी से, 6 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा +2 इक्वल 0। आगे क्या आ गया भाई, लेमडा स्क्वायर, मेरा ख्याल है -9 लेमडा +20 इक्वल 0। आप इसके फैक्टर कर लो, लेमडा -5 लेमडा -4 इक्वल टू 0। इसका मतलब है लेमडा 5 आ गया और 4 आ गया। तो आपने समझ लिया ना, क्या समझ लिया कि ये जो मैंने डी बनाई है, ये कैसे बनाई है, ऐसे बनाई है ना, जो राइट साइड पे कैलकुलेशन की है कि पहले ए के मैंने क्या निकाला, आइगन वैल्यूज निकाल ली, और फिर उसकी मदद से एक डायगोनल मैट्रिक्स बना ली। मेरा ख्याल आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो पी का पहला वेक्टर है 1 1 कैसे आया, वो ऐसे आया, ये लेमडा 5 है ना। तो अब मैं इस सिस्टम को सॉल्व करूंगा, किस सिस्टम को, 6 माइनस 5 -1 2 3 माइनस 5 इक्वल 0। इसको जरा देखें आप, ये क्या है 1 2 और ये क्या है -1 -2। अब आपने इसको जब करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1 -1 0 0। और आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि डायगोनल वेक्टर्स निकालें तो कम से कम एक रो जरूर 0 होनी चाहिए। अगर रो 0 नहीं हो रही तो इसका मतलब है फ्री वेरिएबल नहीं आएगा। अब यहाँ से आप समझ गए ना, ये x1 बराबर किसके आ गया, x2। x2 इज ए फ्री, तो जब आप x2 को 1 करेंगे तो x1 भी 1 आ जाएगा। तो आपने देखा, क्या देखा कि ये जो 5 है इसका आइगन वेक्टर क्या है, 1 1 है। मेरा ख्याल है अब दूसरा तो आप कर लेना ना यार कैलकुलेट, क्या करना कैलकुलेट, ये जो 4 है इसकी आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालना और देखना वो क्या आएगी आपके पास, 1 2 आएगी। तो ये प्रोसीजर मैं ऑलरेडी एक 3x3 के लिए कर चुका हूं, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, ये तो बहुत आसान है। तो दोबारा रिपीट करता हूं, क्या रिपीट करता हूं, ए इज गिवन, ठीक है, फौरन आप इधर पहुंचे, सिंप्लीफाई करके आइगन वैल्यूज निकालें। जैसे ही आइगन वैल्यूज आ जाए 5 फॉर एग्जांपल, उसका आप आइगन वेक्टर निकालें। यहां से आइगन वेक्टर आया 1 1, फिर दूसरी वैल्यू पकड़ें, प्रोसीजर रिपीट करें और दूसरा आइगन वेक्टर्स निकालें 1 2। उसके बाद आप पी बना लें अपना। ठीक है जी, बन गया, ए गिवन था, डी निकल गया, पी निकल गया, और पी इनवर्स तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है इसका, पी इनवर्स। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब अगर आपको याद होगा ना कि मतलब हमें पता चल गया कि साहब हमें कंस्ट्रक्शन पता चल गई, तो इसका मतलब है हमें ये भी पता चल गया है ना ए बराबर दिस, और हमें ये भी पता है कि डी की हायर पावर्स ऐसे निकलेंगी। तो अब देखो ए स्क्वायर कैसे आएगा, ये यही तो चीज है। इसको आपने यहाँ रखा, ए को 2 दफा लिखा ए स्क्वायर, ये रखा पी डी पी इनवर्स, पी डी पी इनवर्स। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, फिर उसके बाद आप करोगे तो ये चीज जो है ना ये आ जाएगी। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर हो गया पी डी स्क्वायर पी -1। वेरी गुड। ए क्यूब किसके बराबर है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है,
पी डी स्क्वायर पी इनवर्स, आइडेंटिटी बन गए, ये मिलकर क्यूब हो गया, तो ये आ गया। इसका मतलब है आप समझ गए होंगे। चलते चलते अगर हम ए एन या ए के पे जाएं तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा पी डी एन पी इनवर्स। और डी एन आप ऑलरेडी पता है आपको, क्या है भाईजान, डी एन ये लिखा हुआ है ऊपर कहीं, डी के बराबर है 5k एंड 4k, तो डी एन बराबर होगा 5n 0 0 4n। अब आप आखिर में दो मल्टीप्लिकेशन और करेंगे, तो आपने देखा कि एक इसमें तो खैर 2/2 है ना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स अगर होगी ए, अगर वो डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है तो हम ए को पहले इस तरह से लिखेंगे, और हमें पता है डी क्या है और पी क्या है, और फिर उसके बाद हम ये वाला प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, डी एन इज ऑलरेडी इजी टू कैलकुलेट, फिर दो मल्टीप्लिकेशन और होगी। ये सारा काम इसने आगे किया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसने क्या किया हुआ है, अगले पेज पे किया हुआ, आई मीन ये आगे देखें पेज 2। वही है ना जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ए के इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ये आंसर आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये तो वही पुरानी मतलब डेफिनेशन थोड़ा रिवाइज कर रहा है कि ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ आपको एक पी मिल जाए और एक डी मिल जाए और एक पी मिल जाए, तो डी तो हमेशा मिल जाएगा ना, आइगन वैल्यूज तो आ जाएंगी ना, और आइगन वैल्यूज अगर मल्टीप्लिसिटी 1 से ज्यादा है तो आप उसको 2 दफा रिपीट कर देंगे, ठीक है, ऑलराइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ए आसान, ए तो गिवन होता है, आसानी मुश्किल छोड़ें, डी आसानी से बन जाता है, पी भी बन सकता है, लेकिन पी की क्वालिटी देखनी होगी कि पी के जो वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। मैंने जो आपके सामने दो एग्जांपल्स दिए हैं उसमें दोनों में ये हुआ था कि पी के जो कॉलम्स थे ना वो आइगन वेक्टर्स थे और वो इंडिपेंडेंट थे। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि अगर आपकी आइगन वैल्यूज सारी डिस्टिंक्ट होंगी तो पी हमेशा जो है ना वो इन्वर्टेबल होगा, इसलिए कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अभी हमने किया है ना, ये दो आइगन वैल्यूज आई थी ना हमारे पास, एक 5 आई थी एक 4 आई थी, तो इनके जो आइगन वेक्टर्स थे 1 1 और 1 2 वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, लेकिन अगर आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी एक से ज्यादा है तो हमने जो क्वेश्चन किया था, जो अभी मैंने किया था ना 3/3 का, उसमें हुआ ये था कि जो -1 था ना, जो -1 थी ना आइगन वैल्यूज, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ गए थे, वो ये वाले थे 1 -2 1 2 -3 एंड 0। और ये पता क्यों आए थे, ये इसलिए आए थे कि जो हमने सिस्टम सॉल्व किया था ना -1, आपने तो खैर नहीं किया था, मैंने किया था, आप कर लीजिएगा, उसमें दो फ्री वेरिएबल्स आ गए थे, ठीक है, दो फ्री वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि चलें ठीक है, मैंने कहा ना कि अगर आपके पास मल्टीप्लिसिटी 2 है और फ्री वेरिएबल 2 आ गए, चले कि एक और बड़ी ऊंची लंबी चौड़ी एग्जांपल ले लेते हैं, फर्ज कर लें ए जो है वो 6/6 है, ठीक है, और लेट्स से कि इसकी एक आइगन वैल्यू है 3, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, एक आइगन वैल्यू 2 है, इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, और एक आइगन वैल्यू है 10, इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। 6 पूरे होने चाहिए ना 6/6 के केस में। अच्छा, अब आपको पता है कि 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स तो आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन हमें तो 6 चाहिए ना। फिर उसमें देखना होगा कि ये जो 3 है इसका बिहेवियर क्या है। अगर इसके सिस्टम में 2 फ्री वेरिएबल आ गए और इसके सिस्टम में 3 फ्री वेरिएबल आ गए तो यू आर डन, 6 इंडिपेंडेंट वेक्टर आ गए, काम हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी कमी हो गई कि साहब आपने इस सिस्टम सॉल्व कर रहे थे 2 के केस में और आपको सिर्फ 2 फ्री वेरिएबल मिल रहे हैं, फिर भूल जाएं आप, क्या नहीं होगा, डायगोनलाइजेशन नहीं होगा। तो एक तो ये बात आ गई।
अच्छा, दूसरी बात है कि अगर डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है, मतलब वही कि साहब मतलब है कि आपके पास डी भी आ गया और पी भी आ गया, तो ये रिलेशन आप कैसे एस्टेब्लिश करते हैं? कौन सा वाला रिलेशन? ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, ये रिलेशन आप कैसे मतलब एस्टेब्लिश करेंगे? इसलिए कि अभी हम जो काम कर रहे हैं ना, अभी जो हमने किया है, क्या हायर पावर ऑफ ए, वो इस रिलेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो देखें, अगर आप ये वाला रिलेशन जो है ना वो एस्टेब्लिश कर दें, पी ए इज इक्वल टू पी डी, तो ये खुद ब खुद एस्टेब्लिश हो जाएगा। मेरे ख्याल है मैंने इसको सही नहीं लिखा, दोबारा लिखता हूं मैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सही लिखना। देखें, आप ऊपर से जब आ रहे हैं ना, आप राइट से मल्टीप्लाई करेंगे पी से, लेफ्ट से नहीं। ये है, तो अगर आप ये इस्टेब्लिश कर दें ना, तो ये ऊपर वाला इस्टेब्लिश खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन शर्त सिर्फ यही होगी कि यहां से यहां जाने के लिए आपको पी इन्वर्टेबल होना चाहिए, ठीक है? लेकिन पी इन्वर्टेबल हो या ना हो, ये वाली चीज जो है ना, ये हमेशा आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसमें लेकिन कंडीशन वही है कि आपके पास डी क्या है, वो डायगोनल एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स है, जो डायगोनल एलिमेंट्स आइगन वैल्यूज हैं, और पी जो है वो क्या है, आइगन वेक्टर्स हैं। आप कहेंगे सर, अगर अगर फ्री वेरिएबल हमारे पास डिजायर नंबर पे नहीं आए तो आप पी कैसे लिखेंगे? उसमें पता क्या होगा, आपको फर्ज कर लें -1 है, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, लेकिन आइगन वेक्टर आपके पास एक ही आया है, 1 - 7, यानी दूसरे लफ्जों में आपकी फ्री वेरिएबल एक ही था। तो आप पता क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट कर लें, वही मिसाल ले लेते हैं 1 3, ये सिंगल मल्टीप्लिसिटी ये 2 है, तो इसका एक आइगन वेक्टर होगा ना, वो लिख लें आप, ये लिख लें आप 1 - 7 2। लेकिन आप चाहें तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो भी तो आइगन वेक्टर होगा ना। कहने का मतलब ये है कि आप इस पी को हमेशा बना सकते हैं, आप इस रिलेशन को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आगे जाने के लिए आपको एक चेक लगाना होगा या देखना होगा कि पी इन्वर्टेबल है या नहीं। और ये जब ही होगा जब जितना ऑर्डर है उतने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। ये जब ही होगा जब अगर मल्टीप्लिसिटी 3 है तो 3 फ्री वेरिएबल्स आने चाहिए, मल्टीप्लिसिटी 2 है तो 2 आने चाहिए। ओके, तो फिलहाल मैं ये करता हूं कि आपको ये स्टैब्लिश करके दिखाता हूं। क्या स्टैब्लिश करके दिखाता हूं? ये स्टैब्लिश करके दिखाता हूं, मतलब अल्टीमेट गोल तो ये है ना, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये स्टैब्लिश करके दिखाता हूं कि व्हाई दिस इज सो, एपी इज इक्वल टू पीडी। देखें, ये बहुत आसान है। व्हाट इज दिस? ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये इस बात की निशानी है ना कि x इज एन आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू। तो आप इसकी मदद से ये लिख सकते हैं, अभी तो आप ऊपर आपने कैलकुलेट किया है कि 5 इज आइगन वैल्यू और 1 1 क्या है, आइगन वेक्टर, तो यू कैन राइट दैट वर्जन फ्रॉम दैट इक्वेशन। सिमिलरली आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी देखा है कि लैम्डा 4 इज एन आइगन वैल्यू, तो 1 2 क्या है, आइगन वेक्टर, लिहाजा दूसरी इक्वेशन भी क्या है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब आप इनको एक साथ भी तो देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? आप अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें इन दो मैट्रिसेस को, तो इसका मतलब यही होगा ना, पहले आप ये वाला काम कर रहे हो अगर आप 1 1 उठाओगे, फिर आप ये वाला काम कर रहे हो अगर आप 1 2 उठाओगे। तो अगर आप ये वाला काम कर रहे हो ना 1 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 5, यानी ये चीज आ जाएगी। और अगर आप 1 2 से ले रहे हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 8, तो ये चीज आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू की मदद से ये इक्वेशन भी लिख सकते हो। याद है ना, ये तो ए है ना, ये क्या है आपका, ये पहला आइगन वेक्टर है 1 1, ये दूसरा आइगन वेक्टर है, ये क्या है, पहले आइगन वेक्टर का मल्टीपल है 5 टाइम्स, यानी ये बेसिकली आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो गए। ये दूसरा आइगन वैल्यू 4 एंड आइगन वेक्टर्स 1 2, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, तो कुछ और भी लिख सकते हैं। जब आप ये लिख सकते हो
तो आप ये भी लिख सकते हो। इसलिए कि अगर आप और करें 1 1 1 2 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो होगा यही कि पहला कॉलम 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा कॉलम 0 से, तो आपके पास ये आ जाएगा। जब आप ये उठाओगे तो पहला कॉलम 0 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा 4 से, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाईजान ये वही तो हुआ जो मैं बार-बार ज़ोर दे रहा हूँ। जब आपने यहाँ 4 लिख दिया, 5 लिख दिया सॉरी, और यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, तो बेसिकली अगर आप गौर करें, आपने तो ये कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? ए पी इज इक्वल टू पी डी, यही है ना? ये वही चीज है मैं पहले से कह रहा था। अब आप एक काम करो, अगर आपका P इन्वर्टेबल है तो P इनवर्स राइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो A बराबर आ जाएगा P D P इनवर्स, जो कि ये लिखा हुआ है। ये A है, ये P है, ये D है और ये P इनवर्स। अभी कैलकुलेट नहीं हुआ मगर हो जाएगा, इसलिए कि ये दोनों आइगन वेक्टर्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो आप समझ गए ना कि ये चीज इस्टेब्लिश करना ज्यादा आसान है। ये चीज अगर आपके पास P इन्वर्टेबल है तो ये चीज आपको इस्टेब्लिश करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर एवरीथिंग इज एक्यूरेट ये हो जाएगी, लेकिन असल चीज यही है, असल चीज यही है कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये जब भी एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स में 4 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे और 10x10 के केस में 10 आ जाएंगे। अच्छा, एक सिंपल केस होता है कि सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब इस केस में तो 100% डायगोनलाइजेशन हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी अगर सारी डिस्टिंक्ट हैं, तो अगर 10 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, A 10x10 है, तो 10 सिस्टम सॉल्व करेंगे। हर सिस्टम में एक फ्री वेरिएबल गारंटी है, हर सिस्टम में एक आइगन वेक्टर आएगा और ऑल टुगेदर दे विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? थोड़ा इसी थीम को लेकर आगे और चलते हैं। ओके जी, राइट। पहले मैं ये ऊपर की तरफ आपको समझा दूं, फिर एग्जांपल भी देख लेंगे। ओके, ऑलराइट। देखिए, ये अभी जो मैंने काम किया था ना, वो यही तो किया था काम। मैंने एक A लिया था, मैंने उसकी आइगन वैल्यूज निकाली थी, तो फिर मैं D पर पहुंच गया था, सही है। और फिर मैंने वेरिफिकेशन भी किया था कि AP और PD क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, ये वही रिपीटिशन हो रहा है। और अगर ये इन्वर्टेबल है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है, तो फिर आप क्या करोगे? जब ये इन्वर्टेबल हो जाएगी तो आप P को कहोगे भाईजान आप यहाँ अच्छे नहीं लग रहे, इधर चले जाओ, तो ये उधर आकर क्या हो जाएगा? ये वही आ जाएगा, A विल बी P D और P इनवर्स। ठीक है, लेकिन अगेन बार बार ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ये कब पॉसिबल है? मैं कई दफा आपको बता भी चुका हूं, दोबारा से जो कुछ मैंने कहा है इस थ्योरम 5 में देख लेते हैं। ओके, हियर वी गो, डायगोनलाइजेशन थ्योरम। n by n matrix is diagonalizable if and only if A has n। देखें क्या लिखा हुआ है, वही बार बार क्या है? n linearly independent आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो फिर क्या होगा अगर ये है? तो फिर आपके पास, अच्छा अभी उल्टा भी बता रहा है कि अगर A बराबर है PD P इनवर्स विद P डायगोनल, फिर क्या होगा? फिर P जो है ना, उसके जो n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे और D जो है वो डायगोनल होगा। ठीक है, अच्छा मतलब आपको इधर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इसी पार्ट पे रहें। किस पार्ट पे रहें? कि असल में हमें उल्टा जाने में तो कोई दिलचस्पी नहीं है ना, हमें तो सीधा जाना है ना यार। देखें, उल्टे में भी होती है, बाज मैथमेटिशियन बाज थ्योरम में हमें दोनों गारंटी चाहिए कि हम यहां से यहां भी जा सकें, P D P इनवर्स भी जा सकें, और अगर ये चीज हमें दी हो तो हम ये कंक्लूड कर सकें कि A इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो हम सिर्फ यहीं पे रहते हैं कि व्हेन दिस विल हैपन। जवाब तो दे दिया है, ये जवाब है इसका कि A हैज n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो ये हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन उठता है ना, व्हेन विल दिस हैपन?
इसका भी मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, ठीक है, इसका भी मैं आपको बता चुका हूं कई दफा कि ये कब होगा। कोई सा आप जरा रिपीट करेंगे, मे बी नॉट इन ए परफेक्ट मैनर, लेकिन कोशिश करें कि ये चीज कब वैलिड होगी, कौन सी चीज, ए विल हैव एन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, व्हेन विल दिस हैपन, कोई भी स्टूडेंट प्लीज। चलो यार, शायान को पकड़ लेते हैं, बच्चा जवाब दे देता है। हाँ भाई शायान, हेलो, जी सर। कब होगा ये, कब ऐसा कब होगा कि ए जो है ना, कब गारंटी है कि ए जो है वो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे? सर जब इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स और नंबर ऑफ रोज सेम हो सर। वो क्या कह रहा है भाई, खैरियत तो है, नाश्ता नहीं किया गया? सर हाँ जी बोले, मैं आप बता बोले कौन सा, हाँ बताओ। सर उतने ही आइजन वैल्यूज उतनी एन आइजन वैल्यूज आएगी, नहीं नहीं देखें, एन एन नंबर्स आइगन ऑफ वैल्यूज, आइजन वैल्यूज आएगी। नहीं नहीं ये सही नहीं है। देखें आइगन वैल्यूज तो मैं ऐसे भी लिखता हूँ ना, अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो मैं उसको ऐसे भी लिखता हूँ ना, -1 -1 3, लेकिन आइगन वैल्यूज तो दो ही है ना भाई। देखें ये वही तो मसला है कि अभी थोड़ी सी आपने स्टडी नहीं की है। देखें होगा ये कि अगर आपके पास, देखें इसका जो आइगन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ना, वो इस किस्म का होगा, मैं बार बार जोर देता हूँ। तो इसमें आइगन वैल्यूज तो 3 और -1 होंगी, लेकिन -1 क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी 2 होगा। तो मैंने आपको बार बार बताया, फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई आइगन वैल्यू, देखें आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी 1 हो, 2 हो, 10 हो, उसमें एक फ्री वेरिएबल जरूर होगा, समझ गए? अगर नहीं है फ्री वेरिएबल तो आपने मिस्टेक की है। अच्छा, और अगर सारी जो है वो डिस्टिंक्ट होंगी, इस केस में डिस्टिंक्ट नहीं है, ये -1 दो दफा रिपीट हो गया, अगर सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 by 3 के केस में फर्स्ट कर लें, ये आइगन वैल्यूज आई 2 4 5, फिर तो डायगोनलाइजेशन हो गई, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तीनों के आइगन वेक्टर्स एक दूसरे पे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, राइट? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप पता क्या करते हैं, फिर रिपीट कर देता हूं भाई, कि अगर कोई आइगन वैल्यूज मल्टीप्लिसिटी 2 है और उसमें दो फ्री वेरिएबल नहीं आ रहे, तो आप भूल जाइए, डायगोनलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, यू विल नेवर गेट एन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आगे एक थ्योरम आएगी उसमें कंफर्म हो जाएगी। फिलहाल हम जो है ना इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, किसकी, AD = PD की, इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है? और इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये नीचे लिखी हुई एग्जांपल 2 रो नजर आ रही है ना, इसकी तीसरी रो भी आपको नजर आ जाएगी। ओके, हियर वी गो। मजे की बात है कि ये वही एग्जांपल आ गई, कौन सी आ गई भाईजान, ये देखें, ये आपने ए लिया, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ये इसका कौन सा फॉर्म है, फैक्टर्ड फॉर्म है। अब आपने देखा इसमें जो आइगन वैल्यूज आई ना आपके पास, दो आई ना, 1 और 2, लेकिन ये जो आपके पास 2 है ना, ये इस फैक्टर की वजह से आई है ना। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, आइगन वैल्यूज आर 1 2 और 2, जस्ट टू एम्फेसाइज कि ये 2 जो है ना, ये मल्टीप्लिसिटी 2 का है। अब इस केस में पता है क्या होता है, इस केस में हमेशा कहता हूं कि अगर सारी आइगन वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो डायगोनलाइजेशन जो है आपका लक है, 50% चांस है कि हो भी सकते हैं और 50% ये है कि नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अच्छा, अब आप यहीं पे बता दें आगे जाने से पहले, कब जनाब अली इस केस में डायगोनलाइजेशन पॉसिबल होगा और कब नहीं होगा, जल्दी आप बताएं कोई भी। अब तो इतनी रिपीटेशन हो गई ना। सर जब 2 फ्री वेरिएबल आ जाए। वेरी गुड, यानी 1 पर एक फ्री वेरिएबल तो गारंटीड है, एक फ्री वेरिएबल, इसमें भी एक फ्री वेरिएबल गारंटीड है, लेकिन अगर 2 फ्री वेरिएबल आ गए तो वी आर डन, अगर नहीं आए तो वी आर नॉट डन। ठीक है जी, तो अब लेट्स सी अगले स्लाइड्स पे क्या सीक्रेट है। ऑलराइट, ओके, ओके जी, सो वी आर हियर।
मजे की बात है कि इसने जो है ना वो सीक्रेट तो है, लेकिन इसने सोल्यूशन नहीं दिखाया, इसने आंसर लिख दिया, लेकिन मैं सोल्यूशन जरूर करूंगा, ठीक है, कम से कम उसका करूंगा। किसका करना चाहिए भाई? वो जिसकी के मल्टीप्लिसिटी 2 है, ठीक है। तो किसकी थी? 2 की 2 थी। हाँ, तो ऐसा करते हैं, तो जल्दी से इस वाले सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस लेमडा आई x इक्वल 0 वेयर लेमडा इज 2, ठीक है जी, लेमडा इज 2। अच्छा, ऐसा है कि मैं जरा जो हूँ ना मतलब पिछली स्लाइड में आपने देख लिया था ना, क्या देख लिया था? a माइनस लेमडा आई। मैं इसमें 2 पुट करके सिंप्लीफाइड वर्जन आपके सामने पेश करता हूँ। तो जरा नीचे आ जाता हूँ। सिंप्लीफाइड वर्जन इसका ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1 0 0 0 0 1 माइनस 1, ठीक है। ये क्या किया मैंने? a माइनस लेमडा आई में लेमडा की जगह 2 रख दिया। अब आप खुद ही बता दो मेरे भाई क्या होगा? ये 1 0 1 ऊपर चला जाएगा, ये 0 0 ये मैंने इंटरचेंज किया, फिर इसको मैंने थर्ड में किया। तो जरा सोच के बताना, हाउ मेनी एंड व्हाट आर द फ्री वेरिएबल? सर 2 फ्री वेरिएबल्स आ गए। वेरी गुड। x2 x3 आर फ्री और x1 जो है वो बेसिक है। तो बेसिकली हमारे पास ये निकला कि x1 बराबर हो गया माइनस x3 के। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा ना वो ये आएगा। पहले मैं लिखूंगा x1, फिर मैं लिखूंगा x2, फिर मैं लिखूंगा x3। फिर आपको पता है क्या करते हैं हम, जो फ्री वेरिएबल्स होते हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं, और जो बेसिक है उसको इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल लिखते हैं। तो x1 किसके बराबर आया? माइनस x3। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये जो कंट्रीब्यूशन है ना फ्री वेरिएबल का, इसको सेपरेट देखते हैं। तो पहले मैंने x2 कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा मेरे पास? माइनस 1 0 1। फिर मैं क्या लिखूंगा? x3 कॉमन लूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? सॉरी, ये सर मैंने x3 नहीं निकलेगा। एक मिनट, ये मैंने पहले x3 कॉमन लिया है, सही कह रहे हैं, पहले x3 लिया, अब मैं x2 लूंगा। तो x2 के साथ क्या आ जाएगा? पहले उसमें x3 निकलेगा ना। तो यही तो लिखा है ना, x3 जब निकाला तो माइनस 1 0 1 आएगा ना। अब मैंने x2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 0 1 0। 1 0 yes. अब आप और करो, जरा ऊपर देखो, जरा नजर दौड़ाओ। ये 0 1 0 ये नजर आ रहा है आपको? ये रहा लेमडा 2 का आइगन वेक्टर, और ये नजर आ रहा है माइनस 1 0 3 माइनस 1 0 1। क्लियर होगी अब बात? ये आप खुद कर लीजिएगा। ये किस पर है? लेमडा इज इक्वल टू 1 पे। जी सर। अच्छा, अब जरा और से देखिएगा। पहले आप डी लिखा करें। आपके पास डी लिखने के बहुत सारे मतलब है, तरीके हैं। एक तो यह है ना कि पहला आइगन वैल्यू 1 लिख दिया, बाकी 2 2 लिख दिया, सही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कोई आपको नहीं रोक सकता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 सॉरी कैसे लिख सकते थे? 2 1 2 आप ऐसे भी लिख सकते थे डायगोनल मैट्रिक्स को, ठीक है। लेकिन एक ख्याल करा करें कि कम से कम जो आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही होती है ना, उसको तोड़ा ना करें। यहाँ पे कौन सी आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही है? 2। तो आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे ना लिखो, आप ही को परेशानी होगी। समझ गए ना बात? ठीक है। तो हमने क्या लिखा डी को? पहला आइगन वैल्यू 1 है, बाकी 2 2। अच्छा, जिस अंदाज में आप यहां लिख रहे हो ना ये 1, इसी का आइगन वेक्टर यहां लिखोगे, सही है। पहला आइगन वैल्यू 1, पहला आइगन वेक्टर 1। ये डी और पी की कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। आपने यहाँ 2 लिखा है ना, तो 2 के साथ आपके पास एक आइगन वेक्टर है 0 1 0, आपने यहाँ लिख दिया। ये भी 2 है। दूसरा आइगन वेक्टर क्या था? माइनस 1 0 1, वो भी आपने लिख दिया। तो आप समझ गए ना, एहतियात करनी है कि जिस ऑर्डर में आइगन वैल्यूज लिखने से आपने पी बनाई है ना, सॉरी डी बनाई है, उसी ऑर्डर में आप आइगन वेक्टर्स लिखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे भाई, सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं। कौन सी चेकिंग? ये वाली चेकिंग, एपी बराबर पीडी। तो ये चेकिंग यहाँ हुई हुई है, मैं नीचे करके दिखा देता हूँ आपको। ये रही चेकिंग। आपको याद है ना मैंने क्या बताया था? मैंने कहा चेकिंग के लिए आप सिर्फ पहले एपी कैलकुलेट कर लें और पीडी कैलकुलेट कर लें, और देख लें दोनों सेम है कि नहीं। ये सेम है, ये देखें, ये ए है ना हमारा, ये हमारा पी है, ठीक है। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं। पता है, आप तो एक मल्टीप्लाई करके कर रहे हो ना इसको,
मतलब 0 - 1 को इस पूरे ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आप अगर गौर करें, ये वाला हम पता क्या काम कर रहे हो, ये वाला आप ये काम कर रहे हो, a टाइम्स x, यानी एक आइगन वेक्टर ले रहे हो, और ये जो आ रहा है ना, ये इसके बराबर आना चाहिए लैम्डा x के। तो आप दो तरीकों से काम कीजिए, एक तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप क्या करें, फिर आप ये देखें कि ये वाला वेक्टर्स जो है, ये जो पहला आइगन वेक्टर्स था ना हमारा, कौन सा 0 - 1 1, ये इसका 1 टाइम्स है कि नहीं? याद है पहला आइगन वेक्टर 1 था, आइगन वैल्यू 1 थी। यस, ये इसका 1 टाइम्स है। ये जो दूसरा आया है ना, ये जो दूसरा आइगन वेक्टर था ना 0 1 2, ये इसका 2 टाइम्स होना चाहिए। और सिमिलरली ये जो है, जो तीसरा आइगन वेक्टर था ना हमारे पास -1 0 1, ये इसका भी क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स। कहने का मतलब है कि अगर आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन छोड़ दें, लेकिन अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन करना चाह रहे हैं तो आप इस चीज को जो है ना दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। समझ गए ना कैसे? एक तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन है किसके, ये इसके हैं λ1 x1, ये क्या है λ2 x2, और ये क्या है λ3 x3। अच्छा, उसके बाद हमें पता है, क्या पता है कि ये जो p आया है हमारे पास, ये इन्वर्टेबल है, तो लिहाजा अगर हम चाहें तो यहां से हम यहां भी जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? a = PD P इनवर्स। ठीक है, वो आप करना चाहें तो कर लें। सही, ओके जी। नंबर फिफ्थ में, अच्छा फिफ्थ में जो है वो मैं आपसे फिर जोर दूंगा कि प्लीज आपके पास ये जो चैप्टर है ना, वैसे तो हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में तो बहुत करनी चाहिए, खासतौर पे इस जगह पे। तो हम एक देखें, अभी तक जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए ना, मेरा ख्याल है मैंने कितने एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए हैं? 3 एग्जाम्पल पेश किए हैं ना। तीनों जो है ना वो पॉजिटिव साइड पे थी। पॉजिटिव साइड से मेरी मुराद ये, तीनों के केस में क्या था, डायगनलाइजेशन थी। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, मैथमेटिशियन भी अजीब है, वो कहते हैं कि ऐसी मैट्रिसेस जो डायगनलाइजेबल हो वो कहलाती हैं नॉन डिफेक्टिव। क्या कहलाती हैं? नॉन डिफेक्टिव। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर कोई मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? डिफेक्टिव कहते हैं। मतलब समहाउ उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोच के ये बताया, भाई मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, अगर डायगनलाइजेबल नहीं हो रही तो आप क्यों डिफेक्टिव कह रहे हैं? मगर वो कहते हैं, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ये टर्म अक्सर यूज होती है कि ए इज डिफेक्टिव। तो अभी तक जो हमारे पास मैट्रिसेस थी ना, तीनों की तीनों, वो क्या थी? नॉन डिफेक्टिव थी। सबकी सब क्या थी? डायगनलाइजेबल थी। अब जरा यहां देखते हैं, मैट्रिक्स हमने बहुत आसान ली है। क्या आसान ली है? कि इसकी जो ये अपर ट्रायंगल है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 2 2 4, यही आइगन वैल्यूज हैं, और ये मल्टीप्लिसिटी 2 है, मल्टीप्लिसिटी 2। अच्छा, यहीं से पता चल जाता है कि नाउ देयर इज ए लक, 50% चांस है होने या ना होने का। इस केस में पता है क्या होगा? आप जरा गौर से सुनिएगा, इसमें भी मैं आपको जो है ना ये वाला केस सॉल्व करके दिखा देता हूं, 2 वाला। जब आप इसमें से 2 माइनस करोगे ना, जरा गौर से देखिएगा, 0 4 6 0 0 2 0 0 4। क्या किया हमने? 2 माइनस कर दिए ना डायगोनल से। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा करते हैं कि 4 से नहीं करते, 2 से कर लेते। उसका एक रीजन है, मैं फ्रैक्शन से बचना चाह रहा हूं। इसको मैं 1 से करूंगा डिवाइड, इसको मैं 1 से करूंगा। ठीक है, अब मैं पता क्या करूंगा, नीचे वाला तो एज इट इज, नहीं, नीचे वाले को 0 कर दूंगा सेकंड रो की मदद से, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा 0 2 0। फिर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा 0 1 0 0 0 1 0 0। जी जनाब, हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स आर देयर? जल्दी बताना। सर फ्री वेरिएबल्स कितने हैं और कौन है? सर 2 है, x1 और x2। माय गॉड, उल्टा बता दिया। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। देखें, रो नंबर 1 जो है वो पिवट रो है, सही है?
रो नंबर 2 पिविट रो, सही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कॉलम 1 भी पिविट कॉलम है, नहीं। कॉलम 2 इज ए पिविट कॉलम, सही है। कॉलम 3 इज ए पिविट कॉलम, कॉलम 1 इज नॉट ए फ्री कॉलम। तो सिर्फ एक है फ्री वेरिएबल भाई, x1 इज फ्री, ओनली वन फ्री वेरिएबल। और अगर आप इसको इक्वेशन लिखे तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है x2 इज 0, मतलब है कि x2 बेसिक भी है और उसकी वैल्यू भी आ गई फौरन, x3 बेसिक है उसकी भी वैल्यू आ गई फौरन। तो सिर्फ एक फ्री वेरिएबल है, जबकि मल्टीप्लिसिटी क्या थी, 2 थी। अब एक फ्री वेरिएबल का मतलब क्या, आप इसको कोई भी वैल्यू दे दें, 1 देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। आपने समझ गए ना 100 क्यों आया है 2 के करस्पॉन्ड। आप कहेंगे नहीं सर मैं x1 को 1 नहीं देता, मैं 2 देता हूं, मेरे पास दूसरा वेक्टर भी है। तो भाईजान आप अपने आप को थोड़ा सा बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए कि 100 200 इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो आप समझ गए ना इस केस में क्या क्या कंक्लूजन है, जल्दी बताओ। अगर मैं अपना p बनाने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से 100 200 511, और मैं अपना d जो है वो ये रखता हूं, क्या रखता हूं भाई, 2 2 4 और ऊपर नीचे 0, तो ये बन तो गया d, ये बन तो गया p, लेकिन ये आगे नहीं जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। मतलब है ये यहीं पे रुक जाएगा। कहां पे रुक जाएगा, AP इज इक्वल टू PD पे जाके रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, PD P इनवर्स इस पे नहीं जाएगा। तो ठीक है यार, बात खत्म हो गई। दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। क्लियर हो गया? ओके जी, तो ये जरा नीचे वाली एग्जांपल भी देख लेते हैं। नीचे वाली तो बहुत आसान है, नीचे वाली बहुत आसान है। क्यों आसान है भाई? देखिए थ्योरेटिकली आसान है, प्रैक्टिकली अगर आपसे कोई कहे कि नहीं साहब मुझे ए बताओ और मुझे डी बताओ, सॉरी क्या बताना होता है डायलेशन में, डी और पी, तो डी तो खैर यहाँ पे आसान है। क्यों आसान है? देखें ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, और ये एलिमेंट्स क्या हैं, 2 6 एंड 1, ये आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज होंगी ना, तो तीन आइगन वैल्यूज आ गई ना। अगर 3 आइगन वैल्यूज आ जाएं, एक मिनट मैंने क्या लिख दिया, 2 6 एंड 1 है ना, तो तीनों डिस्टिंक्ट है ना, तो लैम्डा 1 क्या है, 2 है, 6 है, 1 है। इसका क्या मतलब होता है, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई, इसका मतलब है 3 आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना सिर्फ ये कि पी बन, मतलब है डी तो मिल गया ना, डी तो यहाँ मिल ही गया ना यार, डी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 2 6 1 ऊपर नीचे 0, पी भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो थ्योरेटिकली आंसर क्या है, डायगोनलाइजेबल है कि 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, 3 इंडिपेंडेंट डायगोनलाइजेबल हैं। अब ये थ्योरम भी इसी को सपोर्ट कर रही है जो मैं बार बार कहता हूं, क्या कहता हूं बार बार, कि अगर n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो वो हमेशा क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। डी तो बहुत आसानी से पता चल जाता है। अगर आपने थोड़ा और काम करना है, यानी एक तो होती है ना गारंटी कि है भाई डायगोनल, खुश हो गए, एक ये कि भाई ठीक हो गारंटी हो गई है, खुश ना बैठो, कुछ काम करो, तो फिर आप थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, पी निकाल लीजिएगा और शो कर दीजिएगा। क्या शो कर दीजिएगा जी? शो कर दीजिएगा कि AP इज इक्वल टू PD। अतीक क्या टाइम क्या हो गया? सर 9:43 हो गए। अच्छा, तो मेरे ख्याल है मैं आखिरी स्लाइड भी कर ही लूँ आज, इसको खत्म ही कर दे। ओके सो अच्छा, आखिरी स्लाइड कोई खास नहीं है, मैं जो बार बार पिछले 2-3 लेक्चर से कहता आया हूं ना उसकी समराइजेशन है, ठीक है ना। तो एक तो थ्योरम 6 है ना, वो तो बहुत आसान है, अगर n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो आप हमेशा क्या होंगे, डायगोनलाइजेबल होंगे। तो अब हम चलते हैं अगली मतलब स्लाइड्स पे, जो कि मजीद आपको थोड़ा सा आगे लेके चलेगी, ठीक है जी। ऑलराइट, अच्छा इसमें भी जो है ना प्लीज मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर है ना, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर है ना, लेकिन आइगन वैल्यूज तो आ गई ना, -2 आ गया, -2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, तो आइगन वैल्यूज तो आ गई, दोनों ही मल्टीप्लिसिटी 2 है।
अब वही आपका लक पे डिपेंड कर रहा है कि अगर इसके करस्पॉन्ड भी दो फ्री वेरिएबल आ जाए, इसके करस्पॉन्ड भी दो फ्री वेरिएबल आ जाए तो काम हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, एक मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये इसका करके दिखा देता हूं 2 2 का। तो a माइनस लैम्डा आई मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पता क्या हो जाएगा, जब आप इसमें से डायगोनल में से 2 माइनस करेंगे ना तो ये बन जाएगा -4 0 0 0। माइनस कर रहे हैं ना 2, मैं इसको देख रहा हूं लैम्डा 2 को, 0 -4 0 0। ये क्या हो जाएगा भाई, 24 -12 0 0 0 0 0 0। समझ गए ना आप? सिर्फ क्या किया है, डायगोनल एलिमेंट में से 2 माइनस कर दिया है। यार अब आप यहीं से बता दो यार, कितने फ्री वेरिएबल्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं ना। क्यों आ सकते हैं? इसलिए आ सकते हैं कि 2 तो वैसे ही चले गए ना, गड़बड़ ये तो नहीं होंगे ना। लेकिन इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, बहुत आसान है। सिंप्लीफाई करने का मतलब पता क्या है, पहली रो को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, दूसरी रो को भी -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। अब मैं ये जो 24 है ना, ये भी 0 हो जाएगा इसकी मदद से, ये भी हो जाएगा, तो ये आ गया। इसका मतलब है 2 फ्री वेरिएबल मिल गए ना हमारे पास। कौन से फ्री वेरिएबल है जल्दी बताओ भाई? x3 x4 सर x3 and x4। अच्छा, मजे की बात है कि अगर आप ये सारा काम ना करते ना, अगर आपने सिर्फ थ्योरेटिकल काम करना था, प्रैक्टिकली, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये कॉलम कभी भी पिवट कॉलम नहीं बन सकता था 3, और ये भी कभी नहीं बन सकता था 4। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल काम करना है तो आप यहाँ तक लाएंगे और फिर आप ये भी बता देंगे यहाँ से x1 क्या है, 0, सही है ना, x2 क्या है, ये भी 0। तो इसका जो आइगन वेक्टर है वो ये आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला, ये देखें, x2 0, x1 0, x2 0। मुझे ये बताएंगे कि ये जो निचले 2 नंबर है ये कैसे आए हैं? हु विल टेल मी? सर दूसरे आइगन वैल्यूज है। नहीं भाई आइगन वैल्यूज तो -2 और 2 है, क्या हो गया है? ओ भाई, हम इस सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है x1 x2 0, और ये भी लिखा हुआ है इसके साथ x3 x4 फ्री। तो फ्री का मतलब यही होता है ना, हमने पता क्या किया, इस केस में x3 को 1 लिया, x4 को 0 लिया है। यहां पर हमने क्या किया है, उल्टा कर दिया, x3 को 0 और x4 को 1। हमने ये इसलिए किया है ताकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं। इसी तरीके से आप -2 को सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें भी आपको 2 फ्री वेरिएबल मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शक था ना पहले, क्या शक था, पता नहीं ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा, वो शक दूर हो गया। इसलिए दूर हो गया कि आपके पास क्या हुआ कि ये 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ गए -2 के, 2 इंडिपेंडेंट आ गए 2 के। और मजे की बात है कि अगर आप इधर इधर देखेंगे ना, 2 और -2 ये हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब है ये 4 वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर हम ये P बनाएंगे तो ये इन्वर्टेबल होगी, ये भी होगा, ये हमारा P हो गया और ये हमारा D हो गया, और ये इन्वर्टेबल भी होगा। इसलिए होगा कि ये 4 वेक्टर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। और ये पता कैसे लिख रहे हैं, वैसे ही पहले मैंने -2 लिखा ना, तो ये 2 आइगन वेक्टर्स -2 के हैं। ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप करेंगे। फिर उसके बाद में 2 2 लिखा है, तो ये 2 आइगन वेक्टर्स मैंने कैलकुलेट करके दिखाए हैं। ये किसके हैं, 2 2 के। ओके जी, इतना कुछ कर लिया है तो बस बॉटम लाइन इज दिस थ्योरम। और थ्योरम जो है ना, वो मैंने कहा ना, कोई नई चीज नहीं है, ये नई चीज नहीं है, ये मैं करा चुका हूं आपको, सिर्फ समराइज है। ठीक है, तो पहला बुलेट ये कर लेते हैं। ठीक है, P आइगन वैल्यूज ले रहा है, ठीक है, और N है। इसका मतलब वही हो गया ना, क्या हो गया कि अच्छा, अब एक बात जरा सुन लें आप और से। आपके पास जो λ1 है ना, the dimension of the eigen space of lambda k is less than। अच्छा, एक और भी तो मसला हो गया ना यहाँ पे। मसला पता है क्या हो गया, the dimension of the is less than or equal। अच्छा ठीक है, सही है। असल में आपको ये बता रहा है कि अगर आप कोई λ1 लेंगे ना, एक होती है मल्टीप्लिसिटी, एक होती है डायमेंशन, दोनों रिलेटेड हैं। भाई मल्टीप्लिसिटी तो आपने देख ली ना, -2 की भी मल्टीप्लिसिटी 2 है, 2 2 की मल्टीप्लिसिटी 2 है।
इनमें जो आइगन स्पेस आई थी दोनों का डायमेंशन 2 था। अगर यहाँ पर एक फ्री वेरिएबल आता तो डायमेंशन स्पेस क्या हो जाती, 1 हो जाती। तो ये तो सिंपल फैक्ट है ना कि डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वो जो फ्री वेरिएबल्स है ना, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, वो मल्टीप्लिसिटी के बराबर भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं। तो आमतौर पर लोग फ्री वेरिएबल को भी यूज करते हैं और डायमेंशन को भी यूज कर सकते हैं। बात एक ही है, अगर फ्री वेरिएबल 10 होंगे तो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस भी 10 होगा। क्लियर हो गया ना? अब बी की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स A is diagonalizable if and only if the sum of the dimension of the distinct eigen space equals n। अभी हुआ था ना, पहले का भी 2 था, 2 फ्री वेरिएबल, दूसरे में भी 2 फ्री वेरिएबल, पहले का भी डायमेंशन 2, दूसरे का भी डायमेंशन 2, सम 4 आया था विच इज n। ठीक है, if and only if the dimension of eigen space for each lambda equals to the multiplicity of this। यानी ये जब ही होगा जब मतलब है कि ये टोटल नहीं देखना, आपने क्या देखना है, इंडिविजुअली देखना है। अगर पहला आइगन वैल्यू जो है वो 4 मल्टीप्लिसिटी की है और 4 फ्री वेरिएबल आ गए, फिर आगे जाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे कम हो गए वहीं रुक जाएंगे। अब सी वही है, A is diagonalizable and beta k is a basis for the eigen space for each k, then the total collection form a basis। ठीक है, मतलब कहने का वही मतलब है यार, बस सिंपल सी बात है। आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, ये मैं क्या लिख रहा हूं, आइगन वैल्यू। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लिसिटी। यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, फ्री वेरिएबल्स, फ्री वेरिएबल्स, फ्री वेरिएबल्स। बस भाईजान, अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो आपके पास डायगोनलाइजेशन होगी, आपका डी भी आ जाएगा, आपका पी भी आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर भी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो गई और फ्री वेरिएबल कम हो गया, कहीं भी लेस हो गया ना, फ्री वेरिएबल आर लेस, खत्म बात। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम का एजेंडा ये है, विच इज डे आफ्टर टुमारो, मैं 4.9 और 5.2 की मिसिंग चीज लूंगा और इंशाल्लाह अपना आखिरी चैप्टर भी शुरू करेंगे, विच इज चैप्टर 6। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।